नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में इस बार बात हम करेंगे लोकसभा की बात इसलिए करेंगे क्योंकि 25 मई 2019 को 7वीं लोकसभा का गठन हुआ था और 17 जून को इसकी पहली बैठक हुई थी। जाहिर सी बात है, जब हम बात लोकसभा की करते हैं, सदन की करते हैं, तो सदन की उत्पादकता कैसी रही, कामकाज कैसा रहा, क्योंकि इस दौरान 3 साल के इस कार्यकाल के दौरान कोरोना जैसे बीमारी, संक्रमण का प्रभाव भी देखने को मिला और उसके बावजूद सदन चला। लेकिन बात कामकाज की है, इसलिए सीधे बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से करेंगे। ओम बिरला जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत मैं इसी से करूंगा क्योंकि बात जब संसद की होती है तो उत्पादकता की होती है, कामकाज की होती है। 3 साल का जो ये सफ़र है, ये यात्रा है, कितनी अभूतपूर्व रही कामकाज की दृष्टि से? संसद के कामकाज की दृष्टि से हम देखें तो इस 3 वर्ष के अंदर जिस तरीके से संसद के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी सक्रिय भागीदारी, संवाद, चर्चा, बहस, विधायी में उनकी सक्रिय सहभागिता, देर रात तक बैठकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना जी, उसके कारण अगर हम पिछले सत्रों की तुलना करें जी, तो 14वीं सत्र के अंदर 86% प्रोडक्टिविटी रही थी, 15वीं सत्र के अंदर 71% प्रोडक्टिविटी रही और 16वीं सत्र में 95% प्रोडक्टिविटी रही। कोरोना के समय भी जी, इस सारे 3 साल के कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में 106% प्रोडक्टिविटी रही। जी, ये सब उन माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से, सक्रिय सहभागिता के कारण ये परिणाम हुआ। देश की जनता ये देखती थी कि जी, संसद चले, संसद में कामकाज हो, संसद में विधायी कानून बनने का कामकाज हो, सदन में उनकी क्षेत्र की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, अभावों की चिंता हो, सदन के अंदर देश और विदेश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो। इस बार जिस तरीके से सक्रिय भागीदारी माननीय सदस्यों ने निभाई, जी, उसका परिणाम रहा कि संसद के काज के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। जी। जाहिर सी बात है, कोरोना संक्रमण के बीच भी आपने सदन को चलाया, व्यवस्थाएं दी, लेकिन सदन चला। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही क्योंकि इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिला था। लेकिन बात अगर मैं प्रश्नकाल की करूं, शून्यकाल की करूं या नियम 377 के तहत पूछे जाने वाले लोकहित के मुद्दों की करूं, तो अगर कामकाज की बात की जाए, क्योंकि प्रश्नकाल, शून्यकाल ऐसे महत्वपूर्ण है जिसमें सदस्य अपने सवाल पूछते हैं, मुद्दे उठाते हैं, उस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं, कितना बदलाव देखते हैं? सदन के अंदर प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है और उसका आप अगर रिकॉर्ड पुराना देखें तो 14वीं लोकसभा में 2.46 प्रश्न सदन के पटल पर आए, जिसका जवाब माननीय मंत्रीगण ने किया। 15वीं लोकसभा के अंदर एवरेज 3 क्वेश्चन सदन के पटल पर आए। 16वीं लोकसभा की हम चर्चा करते हैं तो 4.25 प्रश्न सदन के पटल पर आए, जिसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। 17वीं लोकसभा के अंदर प्रश्नकाल की दृष्टि से देखें तो 6.02 जी, प्रश्न सदन के पटल पर आए। 2 दिन ऐसा भी समय रहा जब पूरे 20 प्रश्न सदन के पटल पर आए। इसलिए चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे प्रश्न के काल के बाद हम अगर चर्चा करें तो शून्यकाल की बाद हम चर्चा करें तो बजट की, राष्ट्रपति अभिभाषण की, विभिन्न मुद्दों पर, विधायी कार्यों के अंदर हम जब इसकी चर्चा करते हैं तो शून्यकाल के अंदर 14वीं लोकसभा के अंदर पूरे 5 साल के अंदर 2019 मामले माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए देश के प्रमुख मुद्दों पर प्रश्नकाल में उठाए। 15वीं लोकसभा के अंदर 1735, 16वीं लोकसभा के अंदर पूरे 5 वर्ष के अंदर 3937 और 7वीं लोकसभा के अंदर इस 3 वर्ष के अंदर 4648 मुद्दे शून्यकाल के अंदर उठाए। जी, और विशेष रूप से
पहले सत्र के अंदर जो सत्र 37 दिन तक चला, जिसमें 35 विधेयक पारित हुए, शून्यकाल के अंदर क्योंकि माननीय सदस्य चुनकर आए थे जी, उनके क्षेत्र की बहुत आकांक्षा थी, अपेक्षाएं थी। उन्होंने जो क्षेत्र में चुनाव के समय जो वादे किए थे, जो घूमे थे, उनको सदन के माध्यम से सरकार पहुंचाने का काम किया। और 7वीं लोकसभा के अंदर 3 साल के अंदर 4648 विषय शून्यकाल के उठाए। मैं इसके लिए सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने शून्यकाल के उठाए गए सदन के मुद्दों का जवाब देने के लिए सरकार के सभी मंत्रियों को निर्देशित किया, जी, जिसका परिणाम हुआ कि सदन में हर उठने वाले मुद्दों पर सरकार जवाबदेही से काम करती है, प्रशासन में पारदर्शिता है। ये हमारे संसद के कामकाज की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण समय रहा। जी, इसी के साथ अगर हम चर्चा करते हैं तो 377 नियम के तहत भी जितने मामले उठाए गए, उन मामलों में पिछली बार हम रिकॉर्ड की अगर चर्चा करते हैं तो 46% ही जवाब 377 के तहत माननीय सदस्यों को मिलते थे। इस बार 90 से 95% जवाब माननीय सदस्यों को मिलने लगे हैं। जी, और इस 8 सत्र के अंदर 3009 मुद्दे 377 के तहत उठाए गए। तो कामकाज की दृष्टि का मूल्यांकन होना चाहिए। जी, कामकाज की दृष्टि से मान्य सदस्यों का मूल्यांकन होना चाहिए, संसद का मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि लोगों का, जनता का विश्वास, भरोसा संसद के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति और बढ़े। जी, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि संसद कामकाज की दृष्टि से यहाँ चर्चा हो, संवाद हो, उच्च कोटि की चर्चा हो। उस चर्चा संवाद से जो अमृत निकलता है, जो चर्चा संवाद से जो सर्वसम्मति निर्णय निकलते हैं, उन निर्णय से हम देश की जनता का कल्याण करते हैं। जी, जाहिर सी बात है, जनता भी उम्मीद ये करती है अपने जनप्रतिनिधियों से कि वो संसद में कौन सा सवाल पूछते हैं, कौन से जो जन से जुड़े मुद्दे हैं उन पे चर्चा करते हैं और वो उनकी नज़रें लगी रहती हैं। लेकिन एक बात, मैं एक बड़ा बदलाव ये देख रहा हूँ। पिछली लोकसभा की जो कार्रवाई मैंने देखी और 7वीं लोकसभा की जो कार्रवाई देखी, पहली बार जो चुन के सदस्य आते हैं उनमें पहले मैं हिचक देखता था, थोड़ा संकोच देखता था, लेकिन 17वीं लोकसभा में मुझे ये हिचक टूटती हुई लगी और पहली बार जो सदस्य चुनकर आए, जो महिला सांसद थीं, उन्हें बोलने का अधिक अवसर मिला। इसके पीछे कोई खास वजह? आपने सही कहा कि संसद की 7वीं लोकसभा का पहला सत्र मेरे लिए सुखद भी रहा और माननीय सदस्यों ने जिस तरीके से सक्रिय भागीदारी निभाई, सबसे ज़्यादा 7वीं लोकसभा में माननीय महिला सदस्य चुनकर आई और उस पहले सत्र के अंदर 208 से ज़्यादा माननीय सदस्यों ने अपने विभिन्न विषयों पर अपनी बात को रखी। विशेष रूप से महिला सदस्यों ने, जितनी भी चुनकर आई महिला सदस्य थी, चाहे वह आदिवासी इलाके से हो, पिछड़े इलाके से हो, सभी महिला सांसदों ने अलग अलग, चाहे शून्यकाल हो, चाहे विधेयक पर सवाल हो, चाहे प्रमुख मुद्दों पर सवाल हो, सभी माननीय महिला सदस्यों ने सदन में अपनी बात रखी। दूर दराज से इलाके आने वाले लोगों के अभाव, कठिनाइयों को सदन के माध्यम से सरकार को पहुंचाने का काम किया। और विशेष रूप से कामकाज की दृष्टि से देखें तो कानून बनाना संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जी, क्योंकि कानून लोगों को वैधानिक अधिकार देता है, संवैधानिक अधिकार देता है। जितने बेहतर कानून संसद में बनेंगे, उतने ही लोगों को कानूनी अधिकार मिलेगा, लोगों को न्याय मिलेगा, शासन प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। इसलिए जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने एक बेहतर कानून बनाए। इन कानूनों के माध्यम से जब हम कहते हैं कि कानून का शासन हो, जी, तो कानून के तहत उनको न्याय मिले। और मैं कह सकता हूं कि आप 14वीं 15वीं 7वीं लोकसभा का अगर मूल्यांकन करेंगे तो 14वीं लोकसभा के अंदर 120 बिल पारित हुए, जी, विधेयक पारित हुए। 15वीं लोकसभा के अंदर 95 विधेयक पारित हुए। 16वीं लोकसभा के अंदर 94 विधेयक पारित हुए। लेकिन 7वीं लोकसभा के अंदर
149 विधेयक पारित हुए जी और उन विधेयकों में विशेष रूप से बात है कि ज़्यादा देर तक चर्चा हुई, ज़्यादा मान्य सदस्यों ने भागीदारी निभाई। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर आवंटित समय से ज़्यादा देर तक चर्चा होना, ज़्यादा मान्य सदस्यों की भागीदारी होना, निश्चित रूप से कानून के प्रति जिस तरीके की बहस चर्चा हुई उससे निश्चित रूप से बेहतर कानून बने और कानून के माध्यम से किस तरीके से हम कल्याण कर सकते हैं इस दिशा की ओर निश्चित रूप से संसद ने काम किया। जी बिल्कुल, सदन में जो बिल पारित हुए उसका भी कीर्तिमान बना। लेकिन अध्यक्ष जी, आप राजस्थान विधानसभा के भी सदस्य रहे और तमाम बड़ी जिम्मेदारी पे आपने वहाँ भी काम किया। आप लोकसभा अध्यक्ष हैं, आपका एक लंबा राजनीतिक सफ़र है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, उच्च कोटि की चर्चा आपने बात की कि गुणवत्ता बढ़े उसकी, तो सदन में उच्च कोटि की अच्छी चर्चा हो, अच्छा संवाद हो, इसके लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास किया गया? निश्चित रूप से हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी उच्च कोटि की चर्चा हो, संवाद हो, मुद्दों को उठाते समय हम तर्क संगत मुद्दे उठाएं और उसके लिए आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो माननीय सदस्यों ने के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यहाँ पर हमारे पूर्व अध्यक्षों ने यहाँ संग्रहालय स्थापित किया। आज इस संग्रहालय को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। एक रिसर्च विंग है संसद के अंदर जो विभिन्न मुद्दों पर, विधेयकों पर, ज्वलंत मुद्दों पर सबको रिसर्च कर पीछे का बैकग्राउंड पेपर देने का काम करती। आने वाले समय के अंदर हमारा मानना है कि जब सूचना प्रौद्योगिकी का नया युग शुरू हुआ है तो इस डिजिटल के नए युग के अंदर माननीय सदस्यों को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए अधिकतम जानकारियां मिले और अधिकतम जानकारियां मिलने के लिए हमने जहां हमारी रिसर्च विंग को बेहतर बनाने का काम किया है और उस रिसर्च के अंदर केवल संसद में उठने वाले मुद्दे, विधायी कार्य नहीं, संसदीय समितियों के अंदर उठने वाले विषयों पर भी हम माननीय सदस्यों को रिसर्च पेपर बनाकर देते हैं जिन मुद्दों पर। और उसके साथ आने वाले समय के अंदर हमने कोशिश की है कि जितनी डिबेट 1 से 17 तक डिबेट हिंदी इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर पूरी डिजिटाइजेशन करने का काम कर लिया है। अब हम उस डिजिटाइजेशन करने के बाद उसको मेटा डेटा पे ला रहे हैं ताकि आने वाले 2022 तक हम ये पूरा काम कर लेंगे। उसके बाद माननीय सदस्यों को किसी भी पुरानी डिबेट, जो मूल विधेयक आया था उस विधेयक में क्या क्या चर्चा हुई, उस विधेयक में कब कब परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों पर क्या क्या माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए, आने वाला माननीय सदस्य उन पुरानी डिबेटों, चर्चाओं, संवादों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर होने वाली डिबेटों का लाभ उसको निश्चित रूप से मिलेगा। वो एक क्लिक के अंदर वे माननीय सदस्यों के नाम से, सब्जेक्ट से पूरा का पूरा अभी तक संसद में हुई चर्चा, संवाद, बहस, विधेयकों पर, अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा को पढ़ सकेगा और उसके आधार पर अपनी बात संसद के सदन पटल पर रख पाएगा। जी, आपने जो डिजिटल व्यवस्था करने का जो कदम उठाया है संसदीय व्यवस्था में, इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? अब हम क्या बदलाव देख रहे हैं? निश्चित रूप से पूरी दुनिया के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी में एक व्यापक परिवर्तन हुआ। भारत ने भी डिजिटल के अंदर एक व्यापक नई संचार क्रांति लाए हैं और आप देखिए कि गांव में पढ़ने वाला एक बच्चा दुनिया भर को पढ़ने का काम कर लेता है गांव के अंदर। ये एक हमारी सोच थी, इसलिए गांव के अंदर भी आप देखो कि डिजिटल का युग शुरू हुआ। किसी समय फाइबर केबल कुछ गांव में हुआ करती थी, आज देश के हर हिस्से के अंदर फाइबर केबल के माध्यम से उनको नेट मिल रहा है और वो पढ़ने वाला विद्यार्थी गांव में बैठकर देश और दुनिया को पढ़ने का काम कर रहा है। संसद भी इसी दिशा के अंदर, संसद के अंदर जो हमारा संग्रहालय है वो संग्रहालय 100 वर्ष होने जा रहे हैं। उसमें कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण डिबेटें हैं, महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं। उन सब चीज़ों से आने वाली नई युवा पीढ़ी को नई प्रेरणा मिलेगी। उसका भी हम डिजिटाइजेशन करने का काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ संपूर्ण राज्यों की पुस्तकालयों को, संग्रहालयों को और वहाँ की महत्वपूर्ण डिबेटों को भी इंटीग्रेटेड करने का काम कर रहे हैं,
ताकि एक प्लेटफार्म पर वह हिंदुस्तान के संसद की लाइब्रेरी और राज्यों की लाइब्रेरी, वहाँ की अच्छी पुस्तकें, वहाँ के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के बाद इस देश के विकास करने वाले नेता, सबकी जीवनी पढ़ सके, उस राज्य में होने वाली महत्वपूर्ण डिबेट, चर्चा, जी। संवाद को देख सके, ताकि वो अपने इन सब के अनुभव का लाभ संसद में या विधानसभाओं में बोलने का उसको लाभ मिलेगा। जाहिर तौर पे जो संसद की लाइब्रेरी है वो अपने में काफ़ी गुणवत्ता वाली है, और कई बार देखा है कि सांसद सदस्य उसमें जाके अध्ययन करते हैं, सामग्री जुटाते हैं। आपने स्थायी समितियों की बात की। सदन के बारे में ये माना जाता है कि जब सत्र चलता है तब चर्चा होती है, लेकिन मेरा मानना है, बहुत लोगों का मानना है कि सदन के अगर सदस्य हैं वो लगभग पूरे साल काम करते हैं, स्थायी समितियों के जरिए काम करते हैं, पूरे साल स्थायी समितियों की बैठकें होती हैं। स्थायी समिति की बैठकें और प्रभावी ढंग से काम करें, इस दृष्टि से संसद के अंदर संसदीय स्टैंडिंग कमेटी का बहुत बड़ा उपयोग है। हम इसको मिनी संसद का रूप देते हैं। आपने देखा होगा संसद के अंदर बजट पेश होने के बाद संसदीय समितियों में उस डिपार्टमेंट के बजट जाते हैं, वहाँ संसदीय समितियाँ उन बजट पर चर्चा करती है, और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण विधेयक, महत्वपूर्ण मुद्दे, देश के महत्वपूर्ण विषय और क्षेत्र के अंदर जो योजनाएं केंद्र ने बनाई है या राज्य और केंद्र ने मिलकर जो योजना विकास की बनाई है, उसका एग्जीक्यूशन देखने का काम भी इन संसदीय समितियों के माध्यम से होता है जी। ताकि संसदीय समितियां मूल्यांकन करती है, मौके पर जाकर कामों का निरीक्षण करती है, और उसके साथ साथ वहां पर चलने वाले उन योजनाओं के लाभ के होने वाले प्रभावों का आकलन करती है। उससे हमें इन योजनाओं को पारदर्शिता बनाने में, जवाबदेही बनाने में, शासन और प्रशासन में इन संसदीय समितियों का बहुत उपयोग है। और दुनिया की संसदें हमारे संसदीय समितियों की कार्रवाइयों को देखने आती है जी। और मैं आज देश को बता सकता हूं कि जो संसदीय समितियों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को 60% सुझाव मानते हैं, 90% संसदीय समिति की सरकार सुझाव मानते हैं, क्योंकि संसदीय समितियों के अंदर सभी दल के, सभी विचारधारा के लोग रहते हैं, दल से ऊपर उठकर भी चर्चा करते हैं, और संसदीय समिति के अंदर जो उस विषय के एक्सपर्ट हैं जी, उन राज्यों के अंदर, केंद्र के अंदर या देश के कहीं भी एक्सपर्टों को भी बुलाकर संसदीय समितियां सलाह मशवरा करती है, जिससे जो संसदीय समितियां जो सुझाव देते हैं वो उत्कृष्ट क्वालिटी के सुझाव होते हैं, जिससे एक बेहतर परिणाम सरकार को और देश को मिलता है। जी। देश अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी का, और नई संसद भवन का काम भी जोरों पर है, तेजी से निर्माण कार्य हो रहा है। ये कब तक पूरा हो पाएगा और इसमें हमें क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? खास तौर से अगर बात मैं पर्यावरण की दृष्टि से करूं या दूसरे पहलू इसके कहूं, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, ये वर्ष हमारे लिए आज़ादी का अमृत वर्ष है, और अमृत वर्ष के समय इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की है कि देश के अंदर इस 75 साल की लोकतांत्रिक यात्रा के अंदर जी, किस तरीके से देश ने आर्थिक सामाजिक विकास किया, और उसके साथ साथ इस आज़ादी के 75 वर्ष के अंदर किस तरीके से इस देश को आज़ाद करने के लिए हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, कुर्बानी दी। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, उनकी त्याग, तपस्या, उनका बलिदान आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा देता है। जी। इसलिए इस अमृत महोत्सव में जहां हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को याद कर कर उनकी लड़ाई करने की, जिस तरीके से देश के लिए उन्होंने अपना त्याग दिया, बलिदान किया, उससे आने वाली पीढ़ी को नई प्रेरणा मिले, और आज़ादी के बाद देश के अंदर 75 साल की इस लोकतंत्री यात्रा के अंदर जी, किस तरीके से हमने सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से देश के विकास को एक नई गति देने का काम किया। और इसके साथ ये संकल्प का पर्व भी है
कि आज़ादी के 100 साल होने के बाद जी। जब शताब्दी शब्द हो, तब भारत सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, संस्कृति और सभी क्षेत्रों के अंदर दुनिया के अंदर भारत सबसे अग्रिम देश हो, एक समृद्धशील आत्मनिर्भर भारत हो और दुनिया के अंदर भारत के आत्मनिर्भरता के हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका समृद्ध कार्यकुशलता, उनकी नई तकनीकी ज्ञान का लाभ दुनिया ले सके, जी। इस दिशा के अंदर सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि आज़ादी के 100 साल होंगे तो 25 साल के रोड मैप में हम देश को दुनिया में सबसे ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प पूरा कर पाएंगे। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो, खासतौर से पंचायत के स्तर पर, उस दिशा में आपकी तरफ से क्या प्रयास किया गया? क्योंकि पंचायतों की जब हम बात करते हैं, जो समाज की अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है वो भी मजबूत हो, गांव मजबूत हो, इस दृष्टि से देश की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जी, जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त होगी, मजबूत होगी, जनता के प्रति जवाबदेह होगी, उतनी ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम देश के अंदर व्यापक परिवर्तन कर पाएंगे। आपने देखा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र प्राचीनतम है और प्राचीनतम लोकतंत्र होने के कारण हम उस समय भी सर्वसम्मति से निर्णय करते थे, सामूहिकता के साथ निर्णय करते थे और वो सर्वसम्मति और सामूहिकता के निर्णय के कारण हमने एक लंबे समय का कार्यकाल निकाला, जहाँ पर लोकतंत्र हमारी विचारधारा में, हमारी कार्यशैली में हिस्सा रहा है। और आज़ादी के बाद हमने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से गांव की छोटी इकाई के अंदर भी लोकतंत्र हो, इसलिए गांव के अंदर पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, शहरों के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये एक लोकतांत्रिक ढांचा हमने खड़ा किया। राज्यों के कानून बनाने के, राज्यों के कल्याण के लिए राज्य की विधानसभा, विधान परिषद, देश के कल्याण करने के लिए, कानून बनाने के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए, कार्यक्रम बनाने के लिए संसद, राज्यसभा, लोकसभा। इससे देश की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं जितनी सशक्त होगी, मजबूत होगी, जवाबदेह होगी और वहाँ से जो विषय माननीय सदस्य उठाते हैं उन पर कार्यपालिका ने ठीक से जवाबदेही से काम करेगी, जी, जवाबदेही तय होगी तो निश्चित रूप से हम अपेक्षित परिणाम ला पाएंगे। इसलिए पंचायत राज के अंदर भी लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हो, ये देश की सबसे सर्वोच्च विधायी लोकतांत्रिक संस्था संसद होने के कारण मेरा दायित्व बनता है कि मैं जितनी भी लोकतांत्रिक संस्था हैं उनको सशक्त और मजबूत करने के लिए हमारे सब पीठासीन अधिकारियों सबको साथ लेकर हम एक रोड मैप बना सकें, जी, जिस पर वहाँ पर भी पंचायतों में व्यापक चर्चा हो और वहाँ उठे मुद्दों पर एग्जीक्यूटिव ठीक से जवाबदेही से काम कर सके। नगरों के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद के अंदर, बोर्डों के अंदर व्यापक चुने हुए जनप्रति व्यापक चर्चा करे, संवाद करे, विकास के मुद्दों पर चर्चा करे और सामूहिकता के साथ, सर्वसम्मति के साथ निर्णय हो और एग्जीक्यूटिव उस निर्णय की एग्जीक्यूशन ठीक से करे, जी, जवाबदेही से करे। इसीलिए जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं जितनी सशक्त नीचे के स्तर पर होगी, मजबूत होगी, उतना ही हम शासन प्रशासन में जवाबदेही ला पाएंगे, लोगों को न्याय दिला पाएंगे। जी। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि लोकतांत्रिक सर्वोच्च संस्था के आप अध्यक्ष हैं, उस नाते आपका दायित्व है कि लोकतंत्र देश में मजबूत हो और इसके लिए देखा भी हमने कि चाहे बात शिमला की हो या दूसरे राज्यों की हो, आपने स्वयं जाके जो पीठासीन अधिकारी हैं अलग अलग विधानसभाओं के, उनके साथ आपने सम्मेलन भी किए ताकि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो। लेकिन कई बार ऐसे दृश्य देखने में आते हैं कि आपके प्रयास करने के बावजूद, अपील करने के बावजूद, चाहे लोकसभा की बात मैं कहूँ, सदन की बात कहूँ या विधानसभाओं की बात कहूँ, सदन में प्ले कार्ड लाना, नारेबाजी करना, अध्यक्ष के आसन के सामने आ जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये वर्ष पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी वर्ष था। जी, 1921 में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भी शिमला में हुआ था और हमने 100 वर्ष होने पर ये अधिवेशन शिमला में किया और जो 100 वर्ष के अंदर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो निर्णय हुए थे
काफ़ी निर्णय एग्जीक्यूट हो गए, काफ़ी निर्णय बदलती परिप्रेक्ष्य में बदलते समय के अंदर प्रासंगिक नहीं रहे, लेकिन जो आज भी प्रासंगिक है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं जी, सदनों के अंदर शालीनता गरिमा की, डिसिप्लिन डेकोरम की, और सदनों के अंदर विधानसभा विशेष रूप से घटती सत्रों की संख्या के बारे में निश्चित रूप से इस बारे में 100 साल के अंदर कई बार पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में चिंता हुई। 2001 में भी इसको लेकर हमारे पूर्व अध्यक्ष बाल योगी जी ने देश की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, संसदीय कार्य मंत्रियों को, प्रमुख देश के नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने, प्रतिपक्ष के नेताओं और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस बात पर बहुत व्यापक चर्चा हुई कि किस तरीके से हम सदनों के अंदर डिसिप्लिन डेकोरम मेंटेन कर सकें, और सदन में शालीनता गरिमा आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसको लेकर सभी लोगों ने चिंता की। आज देश के सामने मैं यही कहना चाहता हूं कि वह अपने अपने चुने जनप्रतिनिधियों से यह आग्रह करे कि उनको चुनकर इसलिए भेजा था कि सदन में वह बात आपकी रखे, आपकी अभिव्यक्ति करे, आपके मुद्दे रखें, आपके अभाव रखें, कठिनाइयाँ रखें, परेशानी रखें, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, विधायी कार्यों पर डिटेल पे चर्चा करें। लेकिन सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियाँ, बेल में आना, ये सदन की शालीनता गरिमा के अनुकूल नहीं है। जी, ये सदन देश और प्रदेश के लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं का पूरा करने वाले सदन है। इसमें उच्च कोटि की चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, बहस होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, इसीलिए भारत के अंदर लोकतंत्र सशक्त है कि किसी भी मुद्दे पर आप सदन के अंदर, सदन के बाहर किसी भी निर्णय पर सहमति असहमति व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हमें चर्चा और संवाद के स्तर को बढ़ाना चाहिए, तर्कों से बात करना चाहिए, तो निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम हम देश की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए ला पाएंगे। इसलिए पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में सभी पीठासीन अधिकारियों ने इस बात की चिंता की थी। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में हम सदन की शालीनता गरिमा को बढ़ा पाएंगे, प्रोडक्टिविटी सदन में कितना कामकाज हुआ उसका आकलन कर पाएंगे, और देश ये देखना चाहता है कि चाहे राज्य की विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, उसके अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि कामकाज की दृष्टि से भी उच्च कोटि का बहस करे, चर्चा करे। और आपने देखा होगा जिस तरीके से देर रात्रि तक कोरोना जैसी महामारी के समय भी माननीय सदस्यों ने बैठकर देर रात्रि तक अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया, और इसीलिए कोरोना के समय सत्र के अंदर 167 प्रोडक्टिविटी रही। इससे हमारे देश की जनता का जनप्रतिनिधियों पर, संसदों पर, विधानसभाओं पर विश्वास भरोसा जगा है। उस समय देश की अधिकतर संसदें वर्चुअल थी जी, लेकिन भारत के संसद हो चाहे विधानसभा हो, उन्होंने फिजिकल की, और हमारे जनप्रतिनिधियों ने जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, कठिनाइयों को सदन के माध्यम से किया, और महत्वपूर्ण विषयों पर डिबेट और चर्चा हुई। जी अध्यक्ष जी, सदन चले उसके लिए आपने तमाम कदम उठाए, लेकिन जो संसद हमारा है इसके लिए भी एक आर्थिक तंत्र भी है। उस दृष्टि से, बचत की दृष्टि से आपकी तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए, उसका क्या असर हुआ इन 3 सालों में? निश्चित रूप से जनता के धन का टैक्स का पैसा है, और सरकार ने जितना बजट संसद को आवंटित किया, हमने कोशिश की कि हम किस तरीके से इस धन की बचत कर सकें। और इसीलिए आपने देखा होगा डिजिटल के कारण, ई गवर्नेंस के कारण हमने और अन्य कई मदों के अंदर प्रयास कर हर विभाग का, हर सेक्टर का आर्थिक मूल्यांकन किया, उसकी ऑडिट की, और हर सेक्टर के अंदर हमने बचत करते हुए इस 3 साल के अंदर जी करीबन 2400 करोड़ के बजट में से 667 करोड़ रुपया हमने इसमें बचत की, 27% बचत की। और मैं लगता है कि हम और बेहतर मूल्यांकन करेंगे, जितनी अधिक आर्थिक समीक्षा बजट की करेंगे और बचत करने का प्रयास करेंगे ताकि देश की जनता का धन बच सके। हमारे लक्ष्य है कि
सदन के बारे में लोग कई बार चर्चा करते हैं कि अगर सदन में कामकाज नहीं तो माननीय सदस्यों को वेतन भत्ता भी नहीं। ये बात कई बार मुझे कई आम जनता कहती है जी। ऐसे चलता है कि साहब सदन नहीं चल रहा तो कामकाज भत्ता क्यों। आज देश देख रहा है कि माननीय जनप्रतिनिधि काम भी कर रहे हैं, देर रात्रि तक ही काम कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी 106% आई है। और जिस सक्रियता के साथ माननीय सदस्यों ने भाग लिया उन सबको मैं इस चैनल संसद टीवी के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इसी तरीके से सदन की शालीनता गरिमा को बनाए रखें और ये सदन चर्चा संवाद के केंद्र बने, लोगों के आकांक्षा अपेक्षाओं का केंद्र बने और एक बेहतर परिणाम देश में ला। छोटी छोटी दो बातें हो, एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, क्योंकि आपने उस दृष्टि से दुनिया में भारत का लोकतंत्र जाना जाए, पहचाना जाए, दूसरे देश से सीख ले, इसके लिए भी आपने प्रयास बहुत किया है। निश्चित रूप से दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा, विशाल और कार्यशील लोकतंत्र है और इसीलिए दुनिया की कई संसद ने उनके माननीय संसद सदस्य, वहाँ के संसदीय कर्मचारी समय समय पर भारत आते हैं और हमारी जो प्राइड संस्था है जो प्रशिक्षण का काम देती है वो लगातार प्रशिक्षण के कामों को देती रहती है और दुनिया की संसदें भारत में आकर देखना चाहती हैं, चाहे संसद की डिबेटों को, संसदीय समितियों के कार्यों को, ताकि संसदें एक दूसरे के अनुभवों को, उनके विचारों को, श्रेष्ठ पद्धतियों को आपस में साझा कर सके। मुझे लगता है कि भारत इस दिशा के अंदर एक दुनिया के अंदर एक मार्गदर्शन की भूमिका में है, जहाँ चाहे संसदीय समितियाँ और संसद का कामकाज हो, चाहे स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल हो, जिस तरीके से डिबेट चर्चा भारत की संसद में होती है, संसदीय समिति में होती है, दुनिया की संसद यहाँ पर आकर देखती है। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, आप अध्यक्ष के आसन पे हैं और एक अध्यक्ष के रूप में तटस्थ रहना अपने में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम मानता हूँ। सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, हर सदस्य को संतुष्ट करना है। इस तटस्थता के भाव को आप कैसे देखते हैं? एक अध्यक्ष के लिए कितना ये मुश्किल या चुनौतीपूर्ण काम? हमारे पूर्व अध्यक्षों ने जी इस संसदीय की मर्यादा को उच्च कोटि का बनाया है, इसलिए हम जब पूर्व अध्यक्षों के कार्यों को देखते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले अध्यक्षों को नई प्रेरणा मिलती है जी। और इसीलिए उन पूर्व अध्यक्षों के कार्यों के कारण, उनकी उच्च कोटि की मर्यादा कायम रखने के कारण संसद के अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी रहती है कि मैं निर्वाध भी रहूं और निष्पक्ष भी रहूं, निर्वाध एक्शन भी करूं और निष्पक्ष निर्णय भी करूं। जितना निर्वाध और निष्पक्ष निर्णय आप करेंगे, आसन के प्रति उतनी श्रद्धा विश्वास लोगों का होगा। मैंने इसीलिए प्रयास किया कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सबकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संसद सर्वसम्मति के साथ चलता है, सबको साथ लेकर चलता है, सबकी सहमति से चलता है और इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि संख्या की दृष्टि से कम और ज़्यादा होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है संसद सर्वसम्मति चले, सामूहिकता के साथ चलें और कई मुद्दों पर, देश हित के, राष्ट्र हित के मुद्दों पर हम सामूहिकता से और सर्वसम्मति से निर्णय लें ताकि हम देश को आगे बढ़ा सकें। जी, आपने हमसे बात की, संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।